अध्याय 30 सफेद समाधि। सभी क्लासें रद्द कर दी गई थी। सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई थी। अगले कुछ दिनों में कुछ विद्यार्थियों को उनके माता पिता हॉगवर्ट्स से लेने के लिए आ गए। डंबलडोर की मौत के अगले दिन सुबह नाश्ते से पहले ही पाटिल बहनें चली गई थी और जकारियस स्मिथ को उसके घमंडी दिखने वाले पिता महल से ले गए। दूसरी तरफ सीमस फिनिगन ने अपनी माँ के साथ घर जाने से साफ इनकार कर दिया। उनके बीच प्रवेश हॉल में काफी चिल्ला चोट हुई। आखिर में मामला तब सुलझा जब वे इस बात पर सहमत हो गईं कि वह अंत्येष्टि के बाद उनके साथ जाएगा। सीमस ने हैरी और रॉन को बताया कि उसकी माँ को हॉग्समीड में कमरा मिलने में काफी मुश्किल हुई, क्योंकि उस गांव में जादूगर और जादूगरनियां दूर दूर से डंबलडोर को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए आ रहे थे। अंत्येष्टि के पहले वाली शाम को एक नीली गाड़ी आसमान में उड़ती हुई आई और जंगल के कोने पर उतरी। कम उम्र के विद्यार्थियों को यह थोड़ा रोमांचक लगा, जिन्होंने इसे पहले कभी नहीं देखा था। यह गाड़ी किसी मकान जितनी बड़ी थी और इसे 1 दर्जन विशाल पंख वाले घोड़े खींच रहे थे। हैरी ने खिड़की से देखा जब जैतून चमड़ी तथा काले बालों वाली एक दैत्यकार और आकर्षक औरत गाड़ी की सीढ़ियों से उतरी तथा इंतजार कर रहे हैग्रिड से गले लग गई। इस दौरान मंत्रालय के अधिकारियों का प्रतिनिधि मंडल, जिसमें जादू मंत्री खुद शामिल थे, महल के भीतर रह रहे थे। हैरी उनमें से किसी से भी संपर्क करने से बचने की कोशिश कर रहा था। उसे पूरा यकीन था कि देर सबेर वे उससे जरूर पूछेंगे कि डंबलडोर आखिरी बार हॉगवर्ट्स से बाहर क्या करने गए थे। हैरी, रॉन, हर्माइनी और जिनी ने अपना सारा समय एक साथ बिताया। सुंदर मौसम उन्हें ताने मारता हुआ लग रहा था। हैरी बस यह कल्पना ही कर सकता था कि अगर डंबलडोर नहीं मरते तो क्या होता। अगर उनके पास साल के अंत में यह समय होता, जिनी की परीक्षाएं खत्म हो जाती, होमवर्क का दबाव खत्म हो जाता, तो वह जिनी के साथ कितना सुखद समय बिताता। और वह हर घंटे उस चीज को टालता रहा जो वह जानता था कि उसे करनी है, क्योंकि उसे सही काम करना था। बहरहाल वह टामाटोल करता रहा, क्योंकि राहत के अपने सबसे अच्छे स्रोत को छोड़ना बहुत मुश्किल था। वे दिन में 2 बार अस्पताल जाते थे। नेविल की छुट्टी हो गई थी, लेकिन बिल मैडम पॉम्फ्री की देखभाल में ही रह रहा था। उसके घाव पहले जितने ही बुरे थे। सच तो यह था कि अब वह बावरे नैन मूडी से मिलती जुलती शक्ल का लग रहा था, हालांकि उसके दोनों हाथ पैर सलामत थे। बहरहाल उसका व्यक्तित्व ज्यादा नहीं बदला था, सिर्फ यह बदला था कि अब वह बहुत दुर्लभ स्टीक पसंद करने लगा था। तो यह बहुत खुशकिस्मती की बात है कि वह मुझसे शादी कर रहा है, फ्रेड ने खुशी से बिल के तकिए को ऊंचा करते हुए कहा, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ अंग्रेज लोग अपने मीट को ज्यादा पका देते हैं। मुझे लगता है कि मुझे अब इस बात को स्वीकार करना होगा कि वह सचमुच उससे शादी कर रहा है, जिनी ने बाद में उस शाम को कहा, जब वह, हैरी, रॉन और हर्माइनी गरुड़ द्वार के कॉमन रूम की खुली खिड़की के पास बैठकर बाहर धुंधलके में डूबे मैदान को देख रहे थे। वह इतनी बुरी नहीं है, हैरी ने कहा। वैसे बदसूरत है, उसने जल्दी से कहा, जब जिनी ने अपनी भौहें उठाई और अनिच्छा से हंस दी। अच्छा, अगर मम्मी इसे सहन कर सकती हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। हमारी पहचान का कोई मरा? रॉन ने हरमाइनी से पूछा, जो सांध्यकालीन जादूगर पढ़ रही थी। हरमाइनी उसकी आवाज में ठूसी गई कठोरता पर चिढ़ गई। नहीं, उसने झिड़कते हुए कहा और अखबार मोड़ दिया। वे लोग अब बेसनेप की तलाश कर रहे हैं, लेकिन कोई सुराग नहीं। जाहिर है कोई सुराग नहीं मिलेगा, हैरी ने कहा, जो इस विषय के छिड़ने पर हर बार बहुत गुस्सा हो जाता था। उन्हें स्नेप तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि वे वोल्डेमॉर्ट को नहीं खोज लेंगे, और चूंकि अब तक वोल्डेमॉर्ट को नहीं खोज पाए हैं, इसलिए मैं सोने जा रही हूँ, जिनी ने जमाई लेते हुए कहा। मैं तब से ठीक से नहीं सोई हूँ। हाँ, मुझे नींद की जरूरत है। उसने हैरी को चूमा। रॉन जानबूझकर दूर देखने लगा, बाकी लोगों की तरफ हाथ हिलाया और लड़कियों के कमरे की तरफ चली गई। जिस पल उसके पीछे दरवाजा बंद हुआ, हरमाइनी आगे की तरफ हैरी के करीब झुकी और उसके चेहरे पर हरमाइनी जैसा विशिष्ट भाव था। हैरी, मैं आज सुबह कुछ पता लगाने गई थी, लाइब्रेरी में। आरे भी, हैरी ने सीधे तनकर बैठते हुए कहा। उसे वैसा महसूस नहीं हुआ जैसा पहले अक्सर महसूस होता था, रोमांचित, जिज्ञासु, किसी रहस्य की तह तक पहुंचने के लिए व्याकुल। वह तो सिर्फ इतना जानता था कि उसे असली हॉर्क्रक्स के बारे में सच्चाई पता लगाने का काम पूरा करना था, क्योंकि इसके बाद ही वह अपने सामने के अंधेरे और घुमावदार रास्ते पर थोड़ा आगे जा सकता था। उस रास्ते का जिस पर वह और डंबलडोर एक साथ चले थे, तथा जिस पर वह जानता था कि अब उसे अकेले चलना था। अब भी कहीं पर 4 हॉर्क्रक्स छिपे होंगे और उन सभी को खोजकर खत्म करना था, तभी वोल्डेमॉर्ट को मारना संभव था। वह उनके नाम दोहराता रहा, जैसे उनकी सूची बनाने से ही वे उसकी पहुंच में आ जाएंगे। लॉकेट, कप,
सांप, गरुड़द्वार या चिलघात की कोई चीज। लॉकेट, कप, सांप, गरुड़द्वार या चिलघात की कोई चीज। जब हैरी रात को सोने गया तब भी यह सूची उसके दिमाग में घुमड़ती रही। उसे सपने में कप, लॉकेट और रहस्यमयी चीजें दिखी जिन तक वह नहीं पहुंच सकता था। हालांकि डंबलडोर ने हैरी की मदद करते हुए उसे रस्सी की एक सीढ़ी दी जो उसके चढ़ते ही सांप में बदल गई। उसने डंबलडोर की मौत के बाद वाली सुबह हरमाइनी को लॉकेट के भीतर की चिट्ठी दिखा दी। हालांकि वह आरएबी का संक्षेप नाम देखते ही यह नहीं पहचान पाई कि इस पुराने जादूगर के बारे में उसने कहीं पढ़ा था, लेकिन वह तब से अक्सर लाइब्रेरी जा रही थी। हालांकि अब होमवर्क न होने के कारण विद्यार्थियों को लाइब्रेरी जाने की जरूरत नहीं थी। नहीं, उसने दुखी मन से कहा। मैं कोशिश कर रही हूँ हैरी, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला है। इस नाम के दो अच्छे जादूगर मिले हैं, रोजालिन एंटीगॉन बंस और रूपर्ट एक्सबैंगर ब्रुक स्टैंटन, लेकिन वे उपयुक्त नहीं लगते हैं। उस चिट्ठी से तो ऐसा लगता है जैसे जिस व्यक्ति ने हॉर्क्रक्स चुराया था वो वोल्डेमॉर्ट को जानता था, और मुझे रत्ती भर भी सबूत नहीं मिल पाया है कि बंस या एक्सबैंगर का उससे कोई भी लेना देना रहा था। नहीं, दरअसल ये स्नेप के बारे में है। वो स्नेप का नाम दोबारा लेने में भी घबरा रही थी। उसके बारे में क्या? हैरी ने भारी स्वर में कहा और अपनी कुर्सी से टिक गया। देखो, एक तरह से मैं हाफ ब्लड प्रिंस के बारे में सही थी, उसने झिझकते हुए कहा। क्या तुम्हें अब भी यह ताना मारने की जरूरत है? तुम्हें पता है मैं इस समय उसके बारे में कैसा महसूस कर रहा हूँ। नहीं नहीं, मेरा वह मतलब नहीं है, उसने तुरंत कहा और चारों तरफ देखकर जांच की कि कहीं कोई उनकी बात सुन तो नहीं रहा है। मेरा मतलब सिर्फ यह है कि मैं सही थी कि एलिन प्रिंस कभी उस पुस्तक की मालकिन थी। देखो, वे स्नेप की माँ थीं। मुझे लगा भी था कि उनकी शक्ल ज्यादा अच्छी नहीं थी, रॉन ने कहा, लेकिन हरमाइनी ने उसकी बात अनसुनी कर दी। मैं पुराने दैनिक जादूगर पढ़ रही थी और वहां एक छोटी सी घोषणा थी कि एलिन प्रिंस ने टोबियस स्नेप नाम के आदमी से शादी कर ली है। बाद में एक और घोषणा की कि उनके घर एक बच्चा पैदा हुआ है जो बड़ा होकर हत्यारा बनेगा, हैरी ने गुस्से से कहा। देखो, हाँ, हरमाइनी ने कहा, तो मैं एक तरह से सही थी। स्नेप खुद को हाफ ब्लड प्रिंस कहने में गर्व महसूस करता होगा, है ना? टोबियस स्नेप एक मगलू था, जैसा दैनिक जादूगर में बताया गया है। हाँ, यह बात जमती है, हैरी ने कहा। वह शुद्ध खून होने वाले का नाटक करता था ताकि वह लूसियस मैल्फॉय और बाकी जादूगरों के बीच रह सके, जबकि वह भी वोल्डेमॉर्ट की तरह है। शुद्ध खून वाली माँ, मगलू पिता, अपने पिता पर शर्मिंदा, काले जादू का प्रयोग करके शक्ति हासिल करने की कोशिश, खुद को एक नया प्रभावशाली नाम देना, लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट, हाफ ब्लड प्रिंस। डंबलडोर ये बात कैसे चूक गए? उसकी आवाज टूट गई और वह खिड़की से बाहर देखने लगा। वह इस बात को लगातार याद करता रहा कि डंबलडोर को स्नेप पर कितना भरोसा था। हालांकि इसका कोई कारण स्पष्ट नहीं था, लेकिन जैसा हरमाइनी ने उसे अभी अभी याद दिलाया था, हैरी से भी तो इसी तरह की चूक हो गई थी। उन लिखे हुए मंत्रों के भयंकर होने के बावजूद उसने उस लड़के के बारे में बुरा सोचने से इनकार कर दिया था जो इतना चतुर था, जिसने उसकी इतनी मदद की थी। अब यह विचार ही असहनीय था। मैं अब भी नहीं समझ पाया हूँ कि उसने उस पुस्तक का इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें पकड़वाया क्यों नहीं, रॉन ने कहा। वह जानता होगा कि तुम यह सब कहाँ से सीख रहे हो। वह जानता था, हैरी ने कटुता से कहा। जब मैंने सेक्टम सेम्परा का इस्तेमाल किया था वह तभी जान गया था। उसे दरअसल गुप्त घुसपैठ करने की जरूरत भी नहीं थी। हो सकता है उसे पहले ही पता चल गया हो जब स्लगहॉर्न बात कर रहे थे कि मैं काढ़ों में कितना प्रभावशाली हूँ। उसे उस अलमारी में अपनी पुरानी पुस्तक नहीं छोड़नी चाहिए थी, है ना? लेकिन उसने तुम्हें पकड़वाया क्यों नहीं? मुझे नहीं लगता कि वह खुद का नाम उस पुस्तक से जोड़ना चाहता होगा, हरमाइनी बोली। मुझे नहीं लगता कि अगर डंबलडोर को पता चल जाएगा तो वे इस बात को बहुत पसंद करते, और भले ही स्नेप यह नाटक करता कि यह पुस्तक उसकी नहीं है, लेकिन स्लगहॉर्न उसकी लिखाई तत्काल पहचान जाते। चाहे जो हो, पुस्तक स्नेप के पुराने क्लासरूम में थी और मैं शर्त लगा सकती हूँ कि डंबलडोर जानते होंगे कि उनकी माँ का सरनेम प्रिंस था। मुझे वो पुस्तक डंबलडोर को दिखानी चाहिए थी, हैरी ने कहा। जब वे मुझे दिखा रहे थे कि वोल्डेमॉर्ट स्कूल में भी दुष्ट था, तब मेरे पास भी इस बात का सबूत था कि स्नेप भी दुष्ट था। दुष्ट, यह सशक्त शब्द है, हरमाइनी ने धीरे से कहा। तुम ही तो मुझे बार बार कह रही थी कि पुस्तक खतरनाक थी। मैं यह कहने की कोशिश कर रही हूँ हैरी कि तुम खुद को बहुत ज्यादा दोष दे रहे हो। मुझे लगता है कि प्रिंस का हास्य बोध बहुत बुरा है, लेकिन मैं कभी अंदाजा भी नहीं लगा सकती कि वो बाद में हत्यारा बन सकता है। हम में से कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि स्नेप, तुम जानते हो, रॉन बोला।
उनके बीच में खामोशी छा गई और वे अपने अपने ख्यालों में खो गए। लेकिन हैरी को यकीन था कि वे दोनों भी उसकी तरह ही अगली सुबह के बारे में सोच रहे होंगे जब डंबलडोर को दफनाया जाने वाला था। हैरी पहले कभी किसी अंत्येष्टि में नहीं गया था। जब सीरियस की मौत हुई थी तो दफनाने के लिए कोई शरीर ही नहीं था। वह नहीं जानता था कि क्या उम्मीद करनी है और वह इस बात पर थोड़ा चिंतित था कि उसे क्या देखना पड़ेगा, वह कैसा महसूस करेगा। वह सोच रहा था कि अंत्येष्टि के खत्म होने के बाद डंबलडोर की मौत क्या उसके लिए ज्यादा वास्तविक बन जाएगी। हालांकि कुछ पल ऐसे भी थे जब यह भावना उस पर हावी हो जाती थी, लेकिन अब सुन्न एहसास के सूने दौर भी आते थे। हालांकि पूरे महल में सभी लोग इसी बारे में बात कर रहे थे। उसे अब भी यह यकीन करने में मुश्किल आ रही थी कि डंबलडोर सचमुच चले गए हैं। यह सही है कि उसने सीरियस के मामले में जो बहाना खोजने की कोशिश की थी वह डंबलडोर के बारे में नहीं की थी। उसे कतई उम्मीद नहीं थी कि डंबलडोर लौट आएंगे। उसने अपनी जेब में नकली हॉर्क्रक्स की ठंडी चेन को महसूस किया, जिसे अब वह हर जगह अपने साथ ले जाता था। ताबीज की तरह नहीं, बल्कि इस बात की याद दिलाने के लिए कि उसने इसकी क्या कीमत चुकाई थी और अब भी कितना काम बाकी था। हैरी अगले दिन सुबह अपना सामान पैक करने के लिए जल्दी उठ गया। हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस अंत्येष्टि के 1 घंटे बाद ही जाने वाली थी। नीचे जाने पर उसे बड़े हॉल का माहौल बुझा बुझा मिला। सभी लोग अपने ड्रेस जोशाले पहने हुए थे और कोई भी बहुत भूखा नहीं दिख रहा था। प्रोफेसर मैगोनिकल ने स्टाफ टेबल के बीच वाले सिंहासन जैसी कुर्सी खाली छोड़ दी थी। हैग्रिड की कुर्सी भी खाली थी। हैरी ने सोचा कि शायद वो नाश्ते का सामना नहीं कर पाएगा, लेकिन स्नेप की जगह अब रूफस स्क्रीम की ओर बैठे थे। जब उन्होंने हॉल में चारों तरफ नजरें घुमाई तो हैरी उनकी पीली आंखों से बचता रहा। उसे यह कष्टकारी एहसास हुआ कि स्क्रिमग्योर उसी की तलाश कर रहे थे। स्क्रिमग्योर के साथ हैरी के सिंह के फ्रेम वाला चश्मा लगाए लाल बालों वाला पर्सी वीजली था। रॉन ने ऐसा कोई चिन्ह नहीं दिखाया कि उसे पर्सी के वहां होने की जानकारी है। वह तो बस हिकारत से नाश्ते के टुकड़े तोड़ने लगा। नागशक्ति की टेबल पर क्रैब और गोयल एक साथ बुदबुदा रहे थे। हालांकि वे भारी भरकम थे, लेकिन उनके बीच में मेलफॉय की लंबी पीली आकृति के बिना वे अजीब तरीके से अकेले दिख रहे थे। हैरी को मेलफॉय से ज्यादा चिढ़ नहीं थी। उसकी दुश्मनी सिर्फ स्नेप से थी, क्योंकि वो मीनार के ऊपर मेलफॉय की आवाज के डर को नहीं भूला था, न ही इस बात को भूला था कि बाकी प्राणभक्षी के आने से पहले उसने अपनी छड़ी झुका ली थी। हैरी को यकीन था कि मेलफॉय डंबलडोर की जान नहीं लेता। मेलफॉय के शैतानी कलाओं से मुंह के कारण वह उससे अब भी नफरत करता था, लेकिन अब नापसंदगी के साथ करुणा का भाव भी जुड़ गया था। हैरी ने सोचा कि मेलफॉय जाने कहाँ होगा और वोल्डेमॉर्ट उसे तथा उसके माता पिता को जान से मारने की धमकी देकर उससे जाने क्या क्या करवा रहा होगा। हैरी के विचारों का सिलसिला तभी टूटा जब जिनी ने उसकी पसलियों में कोनी मारी। प्रोफेसर मैगोनिकल खड़ी हो गई थी। हॉल में दुख भरी भनभन तत्काल खत्म हो गई। और समय हो रहा है, उन्होंने कहा। अपने हाउस प्रमुख के पीछे पीछे चलो, गरुड़द्वार मेरे पीछे आओ। वे लगभग खामोशी से अपनी बेंचों के पीछे से लाइन बनाकर निकले। हैरी को नागशक्ति के विद्यार्थियों के आगे स्लगहॉर्न की झलक दिखी, जो शानदार लंबे हरे तुशाले पहने थे जिन पर सफेद कढ़ाई थी। उसने कभी मेहनतकश हाउस की प्रमुख प्रोफेसर स्प्राउट को इतना साफ नहीं देखा था। उनके हैट पर एक भी दाग नहीं था, और जब वे लोग प्रवेश हॉल में पहुंचे तो उन्हें मैडम फिल्स के पास खड़ी मिली। मैडम पिंस ने एक मोटा काला चोगा पहन रखा था जो उनके घुटने तक आ रहा था। फिल्च एक पुराने काले सूट और टाई में था, जिसमें से फिनाइल की गोली की बदबू आ रही थी। हैरी ने जब सामने वाले दरवाजे से बाहर निकलकर पत्थर की सीढ़ियों पर कदम रखा तो उसने देखा कि वे लोग झील की तरफ जा रहे थे। सूरज की गर्मी उसके चेहरे पर पड़ी जब वे प्रोफेसर मैगोनिकल के पीछे खामोशी से उस तरफ चलने लगे जहां सैकड़ों कुर्सियां लाइन में लगी थीं। उनके बीच में एक गलियारा था। सामने संगमरमर की एक टेबल थी। सभी कुर्सियां उनके सामने थीं। यह गर्मी का बहुत सुहाना दिन था। आधी कुर्सियों पर अलग अलग तरह के लोग बैठ चुके थे, गंदे और स्मार्ट, बूढ़े और युवा। ज्यादातर को हैरी जानता नहीं था, लेकिन कुछ को वह पहचानता था, जिनमें माया पंछी के समूह के सदस्य शामिल थे। किंग्सले शक्लबोल्ट, बावरे नैन मूडी, टोंग्स जिसके बाल अब चमत्कारिक रूप से चमकदार गुलाबी हो गए थे, रीमस ल्यूपिन जिनका हाथ वो थामे हुई थी, मिस्टर और मिसेस वीजली, बिल जिसे फ्लर सहारा दे रही थी, फ्रेड और जॉर्ज जो ड्रैगन की खाल वाली काली जैकेट पहनकर उनके पीछे चल रहे थे। फिर मैडम मैक्सिम थी, जिन्होंने बैठने के लिए 2.5 कुर्सी ली थी। रिश्ती कढ़ाई का मालिक टॉम, हैरी की नकारा पड़ोसन एराबेला फिग, वियर्ड सिस्टर्स नामक जादूगरी गायिका समूह की बालों वाली बेस प्लेयर, नाइट बस का ड्राइवर अर्नी प्रैंग,
छूमंतर गली की दुशालों वाली दुकान की मैडम मेल्किन तथा अन्य कुछ लोग जिनके नाम हैरी जानता नहीं था। हालांकि वो उन्हें शक्ल से पहचानता था, जैसे हॉग्सगेट का बारमैन और हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस की ट्रॉली ढकाने वाली जादूगरनी। महल के भूत भी वहां थे और दिन की उजाली धूप में अस्पष्ट दिख रहे थे। वे तभी दिखते थे जब वे हल्के हिलते थे तथा चमकती हवा में हल्के चमकने लगते थे। हैरी, रॉन, हर्माइनी और जिनी झील के पास की एक लाइन के आखिरी कुर्सियों पर बैठ गए। लोग एक दूसरे से फुसफुसा कर बात कर रहे थे। उनकी आवाज घास पर हवा चलने जैसी लग रही थी। पक्षियों का गीत उनसे ज्यादा तेज सुनाई दे रहा था। भीड़ बढ़ने लगी। हैरी ने बड़ी भावुकता से देखा कि लूना नेविल को एक कुर्सी पर बैठा रही थी। जिस रात को डंबलडोर की मौत हुई थी, उस रात को डीए में सिर्फ वे दोनों ही हरमाइनी के बुलावे पर आए थे। हैरी इसका कारण जानता था। सिर्फ उन्हें ही डीए के बंद होने का सबसे ज्यादा अफसोस था। संभवतः वे इस आशा में अपने सिक्कों की हर दिन जांच करते होंगे कि शायद एक और मीटिंग होगी। कॉर्नेलियस फज उनके पास से होते हुए सामने वाली लाइन की तरफ बढ़ गए। उनके चेहरे पर दुख का भाव था। वे हमेशा की तरह अपना हरा हैट घुमा रहे थे। हैरी ने बाद में रीटा स्कीटर को पहचान लिया। वह यह देखकर आग बबूला हो गया कि उसके लाल नाखून वाले हाथ में एक नोटबुक थी। और फिर आवेश के एक ज्यादा बुरे झटके के साथ उसने डेलोरेस अम्ब्रिज को देखा, जो अपने मेंढकी जैसे चेहरे पर दुख का अविश्वसनीय भाव ला रही थी और उनके लोहे जैसे रंग के घुंघरों के ऊपर काले मखमल की बो लगी थी। सेंट और फीरेंज पानी के किनारे पर संतरी की तरह खड़ा था। उसे देखते ही अम्ब्रिज चौंक गई और तेजी से दूर जाकर बैठ गई। स्टाफ आखिरकार बैठ गया। हैरी देख रहा था कि आगे की कतार में स्क्रिमग्योर गंभीर और गरिमापूर्ण अंदाज में प्रोफेसर मैकगोनागल के साथ बैठे थे। उसे शक था कि स्क्रिमग्योर या इनमें से किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्ति को डंबलडोर की मौत पर वाकई अफसोस होगा। लेकिन तभी उसे संगीत सुनाई दिया, अजीब सा पारलौकिक संगीत, जिसे सुनते ही वो मंत्रालय के प्रति अपनी नापसंदगी भूल गया और संगीत के स्रोत की तलाश करने लगा। वह अकेला ही नहीं था। कई सिर मुड़े और देखने लगे और वे थोड़ी दहशत में थे। अंदर वहां, जिनी ने हैरी के कान में कहा और उसने धूप से चमकते साफ हरे पानी में देखा। कुछ लोग पानी की सतह से कुछ इंच नीचे तैर रहे थे, जिससे उसे सजीव लाशों की भयंकर याद आ गई। जल मनुष्यों का समूह एक अजीब भाषा में गा रहा था, जिसे वह नहीं समझ सकता था। उनके चेहरे पीले थे तथा बैंगनी बाल उनके चारों तरफ लहरा रहे थे। संगीत सुनकर हैरी के रोंगटे खड़े हो गए। हालांकि यह प्रिय नहीं था। इसमें स्पष्ट रूप से क्षति और हताशा का भाव था। जब उसने गायकों के जंगली चेहरों की तरफ देखा तो वह जान गया कि कम से कम उन्हें डंबलडोर के गुजरने का वास्तव में अफसोस था। फिर जिनी ने उसे दोबारा कोनी मारी और उसने पलट कर देखा। हैग्रिड धीरे धीरे कुर्सियों के बीच वाले गलियारे से आ रहा था। वह खामोशी से रो रहा था। उसका चेहरा आंसुओं से चमक रहा था और उसकी बाहों में डंबलडोर का शरीर था, जो बैंगनी मखमल में लिपटा हुआ था, जिस पर सुनहरे सितारे कड़े थे। यह देखकर हैरी के गले में एक तेज हुक उठी। अजीब संगीत और डंबलडोर के शरीर के इतने करीब होने का ज्ञान एक पल के लिए दिन की गर्मी से भी ज्यादा गर्म लगने लगा। रॉन का चेहरा सफेद था। वह सदमे में दिख रहा था। जिनी और हर्माइनी की गोद में आंसू तेजी से गिर रहे थे। वे स्पष्टता से यह नहीं देख सकते थे कि सामने क्या हो रहा था। हैग्रिड ने शरीर को सावधानी से टेबल पर रख दिया। फिर वह गलियारे से लौटने लगा। उसने अपनी नाक जोर जोर से कई बार साफ की, जिससे कई लोगों ने चिढ़कर उसे देखा, जिनमें डेलोरेस अम्ब्रिज भी थी। लेकिन हैरी जानता था कि डंबलडोर इस बात की परवाह नहीं करते। जब हैग्रिड पास से गुजरा तो हैरी ने उसकी तरफ हाथ हिलाया, लेकिन हैग्रिड की आंखें इतनी सूजी हुई थी कि यह एक चमत्कार ही था कि वह सामने के रास्ते को देख पा रहा था। हैरी ने पीछे वाली लाइन को देखा, जिसकी तरफ हैग्रिड जा रहा था। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि हैग्रिड को रास्ता कौन दिखा रहा था। वहां पर दानव ग्रॉप एक जैकेट और पैंट में था, जो छोटे मोटे तंबू जैसा दिख रहा था। उसका बड़ा बसूरत शिलाखंड जैसा सिर झुका हुआ था, विनम्र, लगभग मानवीय। हैग्रिड अपने सौतेले भाई के पास बैठ गया और ग्रॉप ने हैग्रिड का सिर थपथपाया, जिससे उसकी कुर्सी के पाए जमीन में धंस गए। हैरी के मन में हंसने की प्रबल इच्छा हुई, लेकिन फिर संगीत रुक गया और वह आगे की तरफ देखने के लिए मुड़ा। सादे काले दुशाले पहने गुच्छेदार बालों वाला एक नाटा आदमी अब डंबलडोर के शरीर के सामने खड़ा था। हैरी यह नहीं सुन पाया कि वो क्या कह रहा था। सैकड़ों सिरों के ऊपर से अजीब शब्द तैर कर आ रहे थे। महान विभूति, बौद्धिक योगदान, विशाल हृदय। इन शब्दों का कोई ज्यादा मतलब नहीं था। इनका उस डंबलडोर से बहुत कम लेना देना था जिन्हें हैरी जानता था। उसे अचानक डंबलडोर के कुछ शब्द याद आ गए।
निटविक, ऑडमैन, ब्लम्बर और ट्वीट, और एक बार फिर उसने अपनी हंसी दबा ली। उसे हो क्या गया था? उसकी बाईं तरफ छपाक की एक धीमी आवाज आई। उसने देखा कि जलमानुष भी सुनने के लिए सतह से ऊपर आ गए थे। उसे याद आया कि डंबलडोर 2 साल पहले पानी के किनारे पर झुके हुए थे। वह जगह उसके बहुत करीब थी जहां हैरी इस वक्त बैठा था जब डंबलडोर ने जल भाषा में जल मनुष्यों की मुखिया से बात की थी। ऐसा बहुत कुछ था जो उसने उनसे कभी पूछा नहीं था। ऐसा बहुत कुछ था जो वह नहीं कह पाया था। और तभी बिना चेतावनी के उस पर यह भयंकर सच्चाई हावी हो गई कि डंबलडोर चले गए थे। उसने ठंडे लॉकेट को इतनी कसकर जकड़ा कि उसका हाथ दुखने लगा, लेकिन फिर भी उसकी आंखों से आंसू छलक ही गए। वह जिनी और बाकी लोगों से दूर झील के पार जंगल की तरफ घूमने लगा। जब काले दुशाले में नाटा आदमी लगातार बोलता रहा, पेड़ों के बीच हलचल दिखाई दे रही थी। सेंटोस भी अपनी श्रद्धांजलि देने आए थे। वे खुले में तो नहीं आए, लेकिन हैरी ने उन्हें छाया में आधे छिप कर बिल्कुल स्थिर खड़े देखा। वे जादूगरों को देख रहे थे और उनके धनुष उनके बगल में थे। हैरी को जंगल में बुरे सपने जैसी अपनी पहली यात्रा याद आई, जब उसने पहली बार उस चीज से मुकाबला किया था जो वोल्डेमॉर्ट था। हैरी को याद आया कि उसने किस तरह उनका सामना किया था, और बाद में उसने तथा डंबलडोर ने एक हारा हुआ युद्ध लड़ने के बारे में बात की थी। यह महत्वपूर्ण था। डंबलडोर ने कहा था, लड़ना, लड़ते रहना और लगातार लड़ते रहना। सिर्फ तभी बुराई को दूर रखा जा सकता है, हालांकि उसे पूरी तरह कभी खत्म नहीं किया जा सकता। और हैरी ने गर्म धूप में बैठे बैठे बहुत स्पष्टता से देखा कि उसकी परवाह करने वाले लोग एक एक करके उसकी रक्षा के लिए खड़े हुए थे। उसकी मम्मी, उसके डैडी, उसका गॉडफादर और आखिरकार डंबलडोर। वे सभी उसकी रक्षा करने के लिए कृत संकल्प थे। लेकिन अब यह खत्म हो गया था। अब वह अपने और वोल्डेमॉर्ट के बीच में किसी को खड़ा नहीं रहने देगा। उसे अब उस भ्रम को छोड़ना होगा जो उसे 1 साल की उम्र में ही छोड़ देना चाहिए था, कि अभिभावक की छत्र छाया का मतलब यह होता है कि उसे कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती। उसके बुरे सपने से जागने की कोई संभावना नहीं थी। अंधेरे में कोई राहत भरी फुसफुसाहट नहीं थी कि वह सचमुच सुरक्षित है, कि यह सब उसकी कल्पना में है। उसका सबसे अंतिम और सबसे बड़ा संरक्षक मर गया था, और इस वक्त वह जितना अकेला था उतना पहले कभी नहीं था। काले दुशाले वाले नाटे आदमी ने आखिरकार बोलना बंद कर दिया और अपनी सीट पर बैठ गया। हैरी ने इंतजार किया कि कोई और खड़ा होगा। उसे भाषणों की उम्मीद थी, शायद मंत्री जी, लेकिन कोई भी हिला तक नहीं। फिर कुछ लोग चीख उठे। डंबलडोर के शरीर और जिस टेबल पर वे लेटे थे उसके चारों तरफ चमकीली सफेद लपटें उठने लगीं। वे ऊंची उठी और उनके कारण शरीर छिप गया। सफेद धुआं हवा में उठा और अजीब से आकार बनाने लगा। एक पल के लिए तो हैरी ने सोचा कि उसने एक माया पंछी को खुशी से नीले आसमान में उड़ते देखा था, लेकिन अगले ही पल आग गायब हो गई। उसकी जगह पर सफेद संगमरमर की समाधि थी, जिसमें डंबलडोर का शरीर और वह टेबल थी जिस पर वे आराम कर रहे थे। सदमे की कुछ और चीखें सुनाई दी जब तीरों की बौछार हवा में से उड़कर आई, लेकिन वे भीड़ से थोड़ी दूरी पर गिर गए। हैरी जानता था कि ये सेंटोस की श्रद्धांजलि थी। उसने उन्हें पूंछ दिखाकर ठंडे पेड़ों में गायब होते देखा। इसी तरह जलमानुष भी हरे पानी में धीरे से नीचे चले गए और ओझल हो गए। हैरी ने जिनी, रॉन और हर्माइनी को देखा। रॉन का चेहरा इस तरह तना हुआ था जैसे धूप उसे अंधा कर रही हो। हर्माइनी का चेहरा आंसुओं से सना था, लेकिन जिनी ने रोना बंद कर दिया था। उसने हैरी से वैसा ही सख्त और आग बरसाती निगाह मिलाई जैसे उसकी अनुपस्थिति में क्विडिच कप जीतने के बाद गले मिलते समय मिलाई थी। वह जानता था कि उस पल वे एक दूसरे को अच्छी तरह समझते थे। वह जानता था कि अगर वह इस समय उसे बताएगा कि अब वह क्या करने वाला है, तो वह यह नहीं कहेगी कि ध्यान रखना या ऐसा मत करना, बल्कि उसके फैसले को स्वीकार करेगी, क्योंकि वह इससे कम किसी चीज की उम्मीद नहीं करेगी। और इसलिए उसने दिल कड़ा करके वह कह दिया जो वह जानता था कि डंबलडोर के मरने के बाद उसे कहना ही था। जिनी, सुनो, उसने बहुत धीरे से कहा। जब उसने चारों तरफ बातचीत की भनभन तेज होती गई और लोग उठकर खड़े होने लगे। मैं तुमसे अब आगे संबंध नहीं रख सकता। हमें एक दूसरे से मिलना बंद करना होगा। हम एक साथ नहीं रह सकते। जिनी ने एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा। इसके पीछे कोई मूर्खतापूर्ण महान कारण होगा, है ना? देखो, ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ बिताए आखिरी कुछ सप्ताह किसी और की जिंदगी के हैं, हैरी ने कहा। लेकिन मैं नहीं कर सकता। हम नहीं कर सकते। मुझे अब कुछ काम अकेले करने हैं।
वह रोई नहीं, उसने बस हैरी की तरफ देखा। वोल्डेमॉर्ट अपने दुश्मनों के नजदीकी लोगों का इस्तेमाल कर रहा है। उसने एक बार पहले भी तुम्हारा प्रयोग मुझे दाना डालने के लिए किया था, और तब तुम सिर्फ मेरे सबसे अच्छी दोस्त की बहन थी। अगर सोचो हम मिलते जुलते रहेंगे तो तुम्हें कितना ज्यादा खतरा होगा। वह जान जाएगा, वह पता लगा लेगा, वह तुम्हारे माध्यम से मुझ तक पहुंचने की कोशिश करेगा। मान लो मुझे परवाह न हो, जिनी ने आवेश में कहा। लेकिन मुझे परवाह है, हैरी ने कहा। तुम्हें क्या लगता है, अगर यह तुम्हारी चिता होती तो मुझे कैसा महसूस होता, और यह मेरा दोष होता? जिनी ने उससे दूर झील की तरफ देखा। मैंने दरअसल तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ा था, उसने कहा। सचमुच नहीं, मुझे हमेशा उम्मीद थी। हरमाइनी ने मुझसे कहा था कि मैं जिंदगी को खुशी से जीऊं, दूसरे लोगों के साथ घूमूं फिरूं, ताकि तुम्हारे सामने सहज रह सकूं। क्योंकि याद है, जब तुम मेरे कमरे में रहते थे तो मैं बोल नहीं पाती थी, और उसे लगता था कि अगर मैं अपने असली रूप में रहूं तो शायद तुम मेरी तरफ ज्यादा ध्यान दोगे। समझदार लड़की हरमाइनी, हैरी ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा। काश मैंने तुमसे पहले ही पूछ लिया होता। हमारे पास बहुत समय रहता, महीनों, शायद बरसों का। लेकिन तुम तो उस वक्त जादूगरों की दुनिया को बचाने में बहुत व्यस्त थे, जिनी ने थोड़ा हंसते हुए कहा। अच्छा, मैं यह तो नहीं कह सकती कि मैं हैरान हूँ। मैं जानती थी कि आखिर में यही होगा। मैं जानती थी कि तुम तब तक खुश नहीं रहोगे जब तक कि तुम वोल्डेमॉर्ट को खोज नहीं लोगे। शायद इसलिए मैं तुम्हें इतना ज्यादा पसंद करती हूँ। हैरी इस तरह की बातों को सुनना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वह यह भी जानता था कि अगर वह जिनी के पास बैठा रहेगा तो शायद उसका संकल्प कायम नहीं रह पाएगा। उसने देखा कि रॉन अब हरमाइनी को पकड़े हुए था, और जब वह उसके कंधों पर अपना सिर रखकर सुबक रही थी तो वह उसके बालों को थपथपा रहा था। रॉन की लंबी नाक पर आंसू बह रहे थे। हैरी दुखी मन से उठकर खड़ा हुआ, जिनी और डंबलडोर की समाधि की तरफ पीठ की तथा झील के किनारे किनारे चलने लगा। स्थिर बैठे रहने से चलना ज्यादा सहन करने लायक था। जिस तरह इंतजार करने के बजाय हॉर्क्रक्सों का पता लगाने और वोल्डेमॉर्ट को मारने के अभियान पर निकल पड़ने का विचार था। हैरी, वो मुड़ा। रूफस स्क्रीमग्योर झील के किनारे किनारे लंगड़ाते हुए तेजी से उसकी तरफ आ रहे थे, और वे अपनी चलने वाली छड़ी का सहारा ले रहे थे। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ थोड़ी दूर चल सकता हूँ? हाँ, हैरी ने उदासीनता से कहा और आगे चलने लगा। हैरी, यह बहुत ही भयंकर त्रासदी थी, स्क्रिमग्योर ने धीरे से कहा। मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता हूँ कि यह सुनकर मैं कितना स्तब्ध रह गया। डंबलडोर बहुत महान जादूगर थे। जैसा कि तुम जानते हो, हमारे बीच में मतभेद थे, लेकिन मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता कि आप क्या चाहते हैं, हैरी ने सपाट अंदाज में पूछ लिया। स्क्रिमग्योर झुंझलाए हुए दिखने लगे, लेकिन पहले की तरह ही उन्होंने अपने चेहरे के भाव तेजी से दुख भरी समझ में बदल लिए। जाहिर है तुम्हें बहुत सदमा लगा है, उन्होंने कहा। मैं जानता हूँ कि तुम डंबलडोर के बहुत करीब थे। मुझे लगता है कि तुम शायद उनके सबसे प्रिय विद्यार्थी थे। तुम दोनों के बीच बंधन। आप क्या चाहते हैं, हैरी ने रुकते हुए दोहराया। स्क्रिमग्योर भी रुक गए और अपनी छड़ी से टिककर हैरी को घूरने लगे। उनके चेहरे पर अब चालाकी का भाव था। कहा जाता है कि अपनी मौत वाली रात को जब वे स्कूल से गए थे तो तुम उनके साथ थे। कौन कह रहा है, हैरी ने कहा। किसी ने डंबलडोर के मरने के बाद मीनार के ऊपर एक प्राणभक्षी को स्तब्ध कर दिया था, और वहां 2 झाड़ुएं भी मिली थी। मंत्रालय 2 और 2 जोड़ सकता है, हैरी। मुझे यह जानकर खुशी हुई, हैरी ने कहा। देखिए, मैं डंबलडोर के साथ कहाँ गया था और हमने क्या किया था, यह मेरा मामला है। वे नहीं चाहते थे कि यह बात लोगों को पता चले। जाहिर है इतनी वफादारी प्रशंसनीय है, स्क्रिमग्योर ने कहा, जिन्हें अब अपनी चिढ़ छिपाने में काफी मुश्किल हो रही थी। लेकिन डंबलडोर चले गए हैं, हैरी, वे चले गए हैं। वे स्कूल से तभी जाएंगे जब यहाँ उनका एक भी वफादार नहीं बचेगा, हैरी ने कहा और न चाहते हुए मुस्कुरा दिया। मेरे प्यारे बच्चे, डंबलडोर भी मौत से नहीं लौट सकते। मैं नहीं कह रहा हूँ कि वे लौट सकते हैं, आप नहीं समझेंगे, लेकिन मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ भी नहीं है। स्क्रिमग्योर झिझके, फिर नजाकत भरे अंदाज में बोले। जानते हो हैरी, मंत्रालय तुम्हें हर तरह की सुरक्षा दे सकता है। मुझे तुम्हारी सेवा में अपने कुछ और रखने में खुशी होगी। हैरी हंस दिया। वोल्डेमॉर्ट मुझे खुद मारना चाहता है और आपके ऑर्डर उसे नहीं रोक पाएंगे। इसलिए प्रस्ताव रखने के लिए धन्यवाद, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। तो स्क्रिमग्योर ने कहा, और उनकी आवाज अब ठंडी थी। मैंने तुमसे क्रिसमस पर जो अनुरोध किया था। कौन सा अनुरोध? ओह हाँ, वह वाला कि मैं दुनिया को बताऊं कि आप लोग कितना बढ़िया काम कर रहे हैं, ताकि लोगों का मनोबल बढ़ जाए, स्क्रिमग्योर ने कहा। हैरी ने एक पल के लिए उन्हें घूरा। अब तक स्टैंशन पाइक को छोड़ा? स्क्रिमग्योर का चेहरा बुरी तरह से बैगनी रंग का हो गया, जिसे देखकर हैरी को वार्नर अंकल की याद आ गई। अच्छा, तो तुम अब भी?
डंबलडोर का शागिर्द हूँ, हैरी ने कहा। सही है। स्क्रिमग्योर ने उसे एक पल के लिए घूरा और फिर बिना कुछ कहे लंगड़ाते हुए वापस चले गए। हैरी देख सकता था कि पर्सी और मंत्रालय के प्रतिनिधि मंडल के बाकी लोग उनका इंतजार कर रहे थे। वे सुबकते हुए हैग्रिड तथा ग्रॉब को देखकर घबरा रहे थे, जो अब भी अपनी कुर्सियों पर बैठे हुए थे। रॉन और हर्माइनी जल्दी से हैरी की तरफ आ रहे थे। वे विपरीत दिशा में जाते स्क्रिमग्योर के पास से गुजरे। हैरी मुड़ा और धीरे धीरे आगे चलने लगा। वह उनके करीब आने का इंतजार कर रहा था। आखिरकार वे एक पेड़ की छाया में उनके पास आ गए, जिसके नीचे वे पहले भी कभी बैठे थे। हरमाइनी ने फुसफुसाकर पूछा, स्क्रिमग्योर क्या चाहते थे? वही जो क्रिसमस पर चाहते थे, हैरी ने कंधे उचकाते हुए कहा। वे चाहते थे कि मैं उन्हें डंबलडोर के बारे में अंदरूनी जानकारी दूं और मंत्रालय का नया पोस्टर बॉय बन जाऊं। रॉन एक पल के लिए खुद से जूझता गया। फिर वह हरमाइनी से जोर से बोला, देखो, मैं जाकर पर्सी को थपाड़ा मारना चाहता हूँ। नहीं, हरमाइनी ने दृढ़ता से कहा और रॉन की बाह पकड़ ली। इससे मुझे अच्छा लगेगा। हैरी हंस दिया, यहाँ तक कि हरमाइनी भी थोड़ी मुस्कुरा दी। हालांकि जब उसने महल की तरफ देखा तो उसकी मुस्कान हल्की पड़ गई। मैं यह विचार बर्दाश्त नहीं कर सकती कि हम यहाँ कभी लौट कर नहीं आ पाएंगे, उसने धीरे से कहा। हॉगवर्ट्स बंद कैसे हो सकता है? शायद यह बंद नहीं होगा, रॉन ने कहा। हमें घर पर जितना खतरा है, यहाँ उससे ज्यादा खतरा नहीं है ना? अब हर जगह एक सी ही है। मैं तो यह कहूंगा कि हॉगवर्ट्स फिर भी सुरक्षित है, क्योंकि इस जगह की रक्षा के लिए यहाँ कई जादूगर हैं। तुम्हें क्या लगता है, हैरी? अगर यह खुला भी रहता है तो भी मैं यहाँ नहीं आऊंगा, हैरी ने कहा। रॉन ने मुंह फाड़ कर उसकी तरफ देखा, लेकिन हरमाइनी दुख से बोली, मैं जानती थी कि तुम यही कहोगे, लेकिन फिर तुम क्या करोगे? मैं एक बार फिर डर्सली परिवार के साथ रहने जा रहा हूँ, क्योंकि डंबलडोर यही चाहते थे, हैरी ने कहा। लेकिन बस कुछ ही समय के लिए, फिर मैं हमेशा के लिए वहां से निकल पड़ूंगा। लेकिन अगर तुम स्कूल नहीं आओगे तो कहाँ जाओगे? मुझे लगता है कि मैं गॉड्रिक्स हॉल हो जाऊंगा, हैरी बुदबुदाया। उसके मन में डंबलडोर की मृत्यु की रात के बाद एक विचार आया था। मेरे लिए यह वहीं शुरू हुआ था, यह सब। मेरे मन में यह भावना है कि मुझे वहां जाने की जरूरत है, और मैं अपने माता पिता की कब्रों को देखने भी जा सकता हूँ। मैं ऐसा करना पसंद करूंगा। और उसके बाद? रॉन ने कहा। उसके बाद मुझे बाकी के हॉर्क्रक्स भी तो खोजने हैं, है ना? हैरी ने कहा, और उसकी आंखें डंबलडोर की सफेद समाधि पर थीं, जो झील की दूसरी तरफ के पानी में प्रतिबिंबित हो रही थी। वे चाहते थे कि मैं यही करूं, इसलिए उन्होंने मुझे उसके बारे में सब कुछ बता दिया है। अगर डंबलडोर सही थे, और मुझे यकीन है कि वे सही थे, तो अब भी 4 बचे हैं। मुझे उन्हें खोजना है और नष्ट करना है। इसके बाद मुझे वोल्डेमॉर्ट की आत्मा के 7वें टुकड़े के पीछे जाना है, जो अब भी उसके शरीर में है। सिर्फ मैं ही उसे मार सकता हूँ, और अगर मुझे रास्ते में सीवियरस स्नेप मिला, उसने आगे कहा, तो यह मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा और उसके लिए बहुत बुरा। एक लंबी खामोशी छा गई। भीड़ अब लगभग तितर बितर हो चुकी थी। बचे हुए लोग ग्रॉब के विशाल शरीर को काफी जगह दे रहे थे। जब उसने हैग्रिड को गले लगाया, जिसके रोने की आवाज पानी के पार अब भी गूंज रही थी। हम वहां आएंगे, हैरी, रॉन बोला। क्या? तुम्हारे अंकल आंटी के घर, रॉन ने कहा। और फिर तुम जहां जाओगे हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। नहीं, हैरी ने तुरंत कहा। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था। वो उन्हें यह बताना चाहता था कि वह इस सबसे खतरनाक यात्रा पर अकेले ही जाना चाहता है। तुमने एक बार पहले भी हमसे कहा था, हरमाइनी ने शांत स्वर में कहा। अगर हम लौटना चाहते तो हम उसी समय लौट जाते। हमारे पास समय था, है ना? चाहे जो हो, हम तुम्हारे साथ हैं, रॉन ने कहा। लेकिन दोस्त, कुछ करने से पहले, गॉड्रिक्स हॉलो जाने से पहले, तुम्हें हमारे घर भी तो आना पड़ेगा। क्यों? बिल और फ्लर की शादी में भूल गए क्या? हैरी ने उसकी तरफ हैरानी से देखा। शादी जैसी सामान्य चीज का विचार उसे अविश्वसनीय और आश्चर्यजनक लग रहा था। हाँ, हमें उसे नहीं छोड़ना चाहिए, उसने आखिरकार कहा। उसका हाथ अपने आप नकली हॉर्क्रक्स पर कस गया। बहरहाल, हालांकि हर चीज निराशामय थी, हालांकि उसके सामने अंधेरा और घुमावदार रास्ता था, हालांकि वह जानता था कि 1 महीने, 1 साल या 10 साल बाद वोल्डेमॉर्ट से उसकी आखिरी मुठभेड़ होगी, लेकिन इस सब के बावजूद उसका दिल इस बात पर बहुत राहत महसूस कर रहा था कि रॉन और हर्माइनी के साथ बिताने के लिए शांति से भरा एक आखिरी सुहाना दिन अब भी बचा था।